हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हमने एसिड बेस रिएक्शन या एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बात कर ली। दोनों अगर आप देखोगे टाइट्रेशन को तो सेम कॉन्सेप्ट है। आपको ये नहीं देखना है एसिड है, बेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपको क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ ये किस टाइप की टाइट्रेशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन में दिया है डेटा उसके अकॉर्डिंग काम कर लो बस। इक्विवेलेंट्स जो हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनके इक्विवेलेंट को आपको क्या कर लेना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, और इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम थर्ड टाइप की अपनी टाइट्रेशन की बात करेंगे, दैट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किसका यूज होगा, आयोडीन का यूज होगा, क्योंकि आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें I2 दैट इज आयोडीन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है। तो कैसे करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप की आपकी टाइट्रेशन है, दैट इज आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। देखिए, आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि आयोडोमेट्रिक है या आयोडीमेट्रिक है। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी रिएक्शन कौन सी आयोडोमेट्रिक है या आयोडीमेट्रिक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है ना। ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना कि हेडिंग की कौन से टाइप की टाइट्रेशन है, रिएक्शंस वगैरह। ठीक है ना, इन चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आयोडोमेट्रिक, DO मतलब ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये आपकी 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक है याद रखने के लिए। ठीक है ना, ये आयोडीन जो होगी, ये आपकी जो टाइट्रेशन होगी ये 2 स्टेप में होगी। ठीक है, और इसमें आपके I2 का यूज होगा, पहली बात तो है। दूसरी चीज, ये जो हम टाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट है जो इसमें आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, दिस इज ए 2 स्टेप टाइट्रेशन। ये आपके 2 स्टेप में होगी। क्लियर। नेक्स्ट, we use this titration to find out the strength and concentration of oxidizing agent. किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइट्रेशन को काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 1 की अगर हम बात करें, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, I- के साथ, क्योंकि आयोडीन है तो हम I- को काम में लेंगे। I- मतलब आप कोई सा भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हो जिसमें I- प्रेजेंट है, जैसे Ki। जनरली आपको क्वेश्चंस में Ki मिलेगा, Ki में क्या होगा, I-। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो ये I- को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, I2 में। -1 से कहाँ जाएगा, 0 में, मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडाइज किया है, और कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, खुद रिड्यूस होके
एक प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। क्या बनाएगा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, तो क्वेश्चन जो आएगा तब हमें देखना है, ठीक है। हमारा काम है मेन ये चीज़ I माइनस और I2, ठीक है। स्टेप 1 ये होगी। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 ये जो I2 रिलीज हुई है यहाँ से, ठीक है, इस I2 की हम रिएक्शन करवाते हैं या इसको हम टाइट्रेट करवाते हैं किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं हाइपो। हाइपो इज Na2H2O3, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी और जिसका वॉल्यूम हमें क्या होता है पता होता है। उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करवाते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दिस रिलीज्ड I2 is titrated with a standard solution that is hypo. तो standard hypo solution, ठीक है, this released I2 is titrated with a standard hypo solution, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखिए अगर हम रिएक्शन कराएं I2 हाइपो दैट इज Na2H2O3, ये क्या होगा, हाइपो मीन्स Na2H2O3, मतलब इसमें आयन कौन सा रहेगा आपके H2O3 2 माइनस, ठीक है। अब I2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, 0 से खुद क्या होगा रिड्यूस होगा -1 में जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके H4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा H4O6 2 माइनस में। खुद तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और I2 को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, और ये हुई आपकी सेकेंड रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो रिएक्शन कराई उसको 2 स्टेप में करवाया, ठीक है। पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कराई I- के साथ, I2 बनी। वही I2 की रिएक्शन हमने कराई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हाइपो के साथ, फिर से ये रिड्यूस हुई I2 I- में और हाइपो ऑक्सीडाइज हुआ किसमें H4O6 2 माइनस में। अब देखिए हम इसमें कैसे पता करते हैं स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें पता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी रिएक्शन होगी तो सेम इक्विवेलेंट आपके रिएक्ट करेंगे, मतलब जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे, उतने ही इसके इक्विवेलेंट बनेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ स्टेप 1 से कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, और सेकंड स्टेप से मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट सेम होंगे। हाइपो है, हाइपो के बारे में हमें दिया हुआ रहेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम हमें पता होगा, तो मैं कह पाऊंगा कि इसके इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू I2 के इक्विवेलेंट और I2 के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू हाइपो के इक्विवेलेंट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होंगे, हाइपो के इक्विवेलेंट के। मतलब हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बस यही सिंपल स्टेप है और यही चीज़ है जो हमें टाइट्रेशन में काम में आती है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप से अगर हम बात करें, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will be equal to equivalent of I- and this will be equal to equivalent of I2। क्लियर है। सेकंड स्टेप से हम क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 will be equal to equivalent of hypo that is H2O3 2 माइनस, इसे हम क्या लिखेंगे, hypo will be equal to equivalent of I-। वैसे इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये है और हम इसी से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सेकंड स्टेप में विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए क्या मैं फर्स्ट से जो लिखा हुआ है उसको इक्वल कर सकता हूँ सेकंड के साथ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I-।
विल बी इक्विवेलेंट ऑफ I2। वही I2 रिएक्शन कर रही है किसके साथ, हाइपो के साथ, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। बस ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ऊपर की यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए हुआ क्या, इन दोनों स्टेप्स से मैं क्या कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो कॉमन स्पीसीज है दोनों रिएक्शन में, दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपो मीन्स H2O3 2-। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के जो डेटा है हाइपो के और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, उनको एनालाइज करेंगे और स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन, मास वगैरह जो भी हमें निकालना हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन लगती है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के बराबर कर सकते हैं, पर कब, जब फर्स्ट स्टेप में जो I2 का n फैक्टर है और जो सेकंड स्टेप में I2 का n फैक्टर है, जो कॉमन स्पीसीज होता है उसका n फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेप में I2 का n फैक्टर हो, सेकंड स्टेप में I2 का n फैक्टर इक्वल है या नहीं। ये 0 से गया आपके -1, मतलब 1 का चेंज, इंटू 2 दैट इज 2। तो यहाँ I2 का n फैक्टर कितना है आपका, 2 हुआ। वहीं अगर हम यहाँ चेक करें I2 का n फैक्टर 0 से गया -1 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, इंटू 2। तो यहाँ I2 का n फैक्टर कितना आएगा, 2। मतलब I2 का जो n फैक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आपका, सेम है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ n फैक्टर ऑफ I2 in both the step या both the reaction will be same। क्लियर है। तो यही होती है सिंपल आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में I2 बनती है I- से, सेकंड स्टेप में उस I2 की रिएक्शन कराते हैं हम हाइपो से। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपनी सेकंड टाइट्रेशन, दैट इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, देखिए नेक्स्ट है दैट इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। जहां आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन आपके 2 स्टेप में होती है, वहीं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन आपके एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। दिस इज ए सिंगल स्टेप टाइट्रेशन, दिस इज ए सिंगल स्टेप टाइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहां हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, वहीं आपके आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। दिस टाइट्रेशन is used to find out the strength and concentration of reducing agent, ठीक है। सिंगल स्टेप में होती है और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को पता करने में काम में आती है। इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ। एक ही स्टेप होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ,
I2 के साथ, जहाँ हम हाइपो की रिएक्शन कराते थे I2 के साथ फर्स्ट बार में आयोडोमेट्रिक में, जो सेकंड स्टेप थी वो इसमें क्या हो जाती है, फर्स्ट स्टेप हो जाती है और ऊपर वाली स्टेप हट जाती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं डायरेक्ट किसके साथ, I2 के साथ। I2 किस में कन्वर्ट होगा, I माइनस में, और आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, आप हाइपो को ले सकते हो, दैट इज Na2H2O3। इसकी आप I2 से रिएक्शन करा दीजिए, आपको I माइनस बनेगा एक तो, और साथ में बनेगा आपके पास Na2 या फिर H4O6 2 माइनस। ये क्या है आपका +2 से कहाँ चला जाएगा, 2.5 में खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये आपका किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा है, 0 से कहाँ पहुँचा रहा है, -1 में रिड्यूस कर रहा है। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपके लिए वर्क करेगा। या फिर आप SN2+ ले लीजिए, इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। I2 किस में जाएगा, I माइनस में, और SN+2 किस में जाएगा, SN4+ में। ठीक है ना। तो ये सिंपल रिएक्शन है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है। क्लियर है। एक पॉइंट नोट बना के आप लिखिए कि ये जो आपकी आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन होती है ये हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बोथ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, titrations are carried out in acidic medium, in acidic medium as in basic medium, basic medium बेसिक मीडियम में क्या होगा, जो I2 होगा, I2 will disproportionate, I2 will disproportionate, और I2 will show disproportionation, disproportionation reaction। रिएक्शन जो I2 है वो किस में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, I माइनस एंड IO3- में। 0 से -1 जा रही है मतलब रिड्यूस भी हो रही है, और 0 से +5 भी जा रही है मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रही है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये बेसिक मीडियम में, मतलब I2 जब बेसिक मीडियम में OH- मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करती है तो I- और IO3- में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करती है, इसलिए हम इसे केवल और केवल कौन से मीडियम में करवाते हैं, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 ml ऑफ 0.01 मोलर KI सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, द आयोडीन लिबरेटेड इज ट्रीटेड विथ 50 ml हाइपो सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ हाइपो यूज्ड। क्वेश्चन को हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 50 ml ऑफ 0.01 मोलर KI सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ KMnO4, मतलब आप रिएक्शन करा रहे हो KI, या सीधा सिंपल हम लिखें I- की रिएक्शन आप करा रहे हो KMnO4 मीन्स MnO4- के साथ। ठीक है, एसिडिक मीडियम लिया हुआ है आपने H+ की प्रेजेंस में, तो हमें पता है और आपको भी पता होगा कि एसिडिक मीडियम में Mn +7 से जाता है +2 में,
खुद तो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। आई माइनस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये I2 में। क्लियर है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो देखिए, आपको याद रहेगा तो आप कर लोगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एग्जामिनर बोलेगा नहीं कि क्या रिएक्शन हो रही है, वो आपको थोड़ा पता रखना पड़ेगा। ठीक है, इसने वैसे क्वेश्चन में बोला हुआ भी है, द आयोडीन लिबरेटेड, जो I2 लिबरेट हो रही है, इज टाइट्रेटेड विथ 50 ml हाइपो सोल्यूशन। इस I2 की हमने फिर से रिएक्शन कराई हाइपो के साथ, दैट इज H2O3 2-। ठीक है, हमें पता है I2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपके I- में, और ये हाइपो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H4O6 2-। क्लियर है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और I2 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब पूछ रहा है आपको, ये जो हाइपो दिया हुआ है इसकी मोलरिटी के बारे में पूछ रहा है आपको। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम में लेंगे यहाँ पे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, I- के बारे में डेटा दिया हुआ है, और हमें पूछा है इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे इसके इक्विवेलेंट के साथ, I2 के साथ, क्योंकि I2 ही सेकंड स्टेप में क्या है, कॉमन हो रहा है, जैसा हम पहले करते आए थे। और यहाँ से इसके इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे इसके इक्विवेलेंट के साथ। पर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ और यहाँ I2 का एन फैक्टर सेम है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ अगर हम I2 का एन फैक्टर देखें तो 0 से जाएगा -1, 1 का चेंज इंटू 2, दैट इज एन फैक्टर इक्वल टू 2। I2 किस में जा रहा है, I- में, और यहाँ I2 किस में जा रहा है, I- में। तो डेफिनेटली आपका एन फैक्टर सेम होना ही है, कैलकुलेट करने की भी जगह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो भी यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, -1, 1 का चेंज इंटू 2, दैट इज 2, एन फैक्टर 2 है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ दिस I- will be equal to equivalent of this I2, and this I2 is equivalent of this hypo। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं equivalent of I- will be equal to equivalent of hypo। क्लियर है, आप समझ रहे हो, इसके इक्विवेलेंट सेम है इसके साथ, और इसके इक्विवेलेंट है सेम, तो हमने दोनों को डायरेक्ट रिलेट कर दिया क्योंकि दोनों के एन फैक्टर सेम है। क्लियर, अब यहाँ के इक्विवेलेंट निकालिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट आएंगे क्योंकि ml में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम ml में दिया हुआ है हाइपो में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम हो जाएगा वो। तो 50 इंटू मोलरिटी दी हुई 0.01 इंटू इसका एन फैक्टर, I- का एन फैक्टर निकाल लीजिए, -1 से गया आपका 0 में 1 का चेंज, यहाँ एन फैक्टर होगा 1, इस I- का एन फैक्टर है 1, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपो के लिए आपको 50 ml दिया हुआ है वॉल्यूम, इंटू मोलरिटी आपको निकालनी है, इंटू इसका हाइपो का एन फैक्टर। हाइपो का एन फैक्टर कितना होता है, यहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 2 से जाएगा आपके 2.5 में, कितने का चेंज, 0.5 इंटू 2, दैट इज 1। तो यहाँ हाइपो का एन फैक्टर होगा 1। याद रख लो, हाइपो का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमेशा इससे इसमें ही जाएगा, इंटू 1। क्लियर है, तो अभी क्या बचा है, कुछ भी तो नहीं बचा है, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.01। क्लियर है, यहाँ से 50 से 50 कैंसिल, m की वैल्यू आ गई आपके पास 0.01 मोलर। और यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें क्या निकालनी थी आपको, मोलरिटी। क्लियर है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। 50 ml of an aqueous solution of H2O2 was treated with excess of Ki solution in dilute H2SO4. The liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal Na2H2O3, that is hypo solution, for complete reaction। ठीक है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर। आपको H2O2 की स्ट्रेंथ निकालनी ग्राम पर लीटर में। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके
ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही लगते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2, H2O2 दिया है आपको, उसको ट्रीट किया गया है किसके साथ, Ki के साथ, दैट इज I- के साथ। तो हमें पता है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। I- को I2 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन -1 से नीचे कहाँ जाएगा, -2 में, दैट इज H2O, जहाँ पर ये होता है -2 में। क्लियर है। तो ये रिएक्शंस आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। इन डाइल्यूट H2SO4, मतलब H2SO4 क्या है, मीडियम है, केवल H+ प्रोवाइड करवा रहा है और कुछ नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो केवल मीडियम की तरह वर्क कर रहा है। सेकेंड थिंग, द लिबरेटेड I2, ये जो I2 यहाँ से निकली है, रिक्वायर्ड दिस हाइपो सॉल्यूशन दैट इज H2O3 2-, ठीक है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। I2 किस में जाएगा, फिर से I- में, और H2O3 कन्वर्ट होगा H4O6 2- में। क्लियर है। चलिए इसकी वैल्यू, इसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है और डेटा आपको इसके लिए दिया हुआ है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे। इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके हाइपो के इक्विवेलेंट से दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। बट यहाँ पर और यहाँ पर I2 का एन फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम। चेक कीजिए, I2 से I1 जा रहा है, ये भी I2 से I- में जा रहा है, मतलब दोनों में एन फैक्टर सेम ही होगा, और एन फैक्टर क्या होगा आपके पास 2। क्लियर। यहाँ एन फैक्टर हम बात करेंगे कितना आएगा, 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था चेक, ठीक है। H2O2 की बात करें, एन फैक्टर -1 से गया आपका -2 में, 1 का चेंज, 1 × 2 दैट इज 2, एन फैक्टर हो गया 2। मैंने आपको बताया भी था कि H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों रिएक्शन में उनका एन फैक्टर कितना आता है, 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, दोनों के एन फैक्टर को हम इक्विवेलेंट को हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 will be equal to equivalent of hypo that is H2O3 2-, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालिए, इसके इक्विवेलेंट, वॉल्यूम दिया है 50 ml इंटू मोलरिटी इंटू इसका एन फैक्टर दैट इज 2 विल बी इक्वल टू, क्योंकि मोलरिटी स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ सेम ही है, मतलब आपको मोलरिटी ही निकालनी है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रेंथ लिख देते हैं, कभी कभी मोलरिटी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, सब सेम है वो आपके लिए। हाइपो के लिए 20 ml दिया हुआ है इंटू 0.1 नॉर्मल, पहले ही आपका नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो एन फैक्टर की जरूरत है भी नहीं अपने को। चलिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1/50 दैट इज 0.02 मोलर। क्लियर है। और मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, मोलरिटी किस में हम डिपेंड करते हैं, मोल पर लीटर में, लेकिन आपको स्ट्रेंथ किस में निकालनी है, ग्राम पर लीटर में। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी काम में आ जाती है, कुछ नहीं है, सिंपल है। मोल को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मोल को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मोलर मास से। तो 0.02 इंटू मोलर मास किसके लिए हम निकाल रहे हैं, H2O2 के लिए, तो H2O2 का मोलर मास आएगा कितना होता है 34, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.68 ग्राम पर लीटर। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर बार, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहला भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन करने से ही होते हैं, थॉट डेवलप करना आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, 5 ग्राम पायरोलुसाइट ओर, ठीक है,
MnO2 को बोलते हैं हम पायरोलुसाइट ओर, ठीक है। ओर का मतलब ये होता है, पायरोलुसाइट ओर मतलब ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको जो हमें जो ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है, ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं और उससे फिर हम क्या निकालते हैं, प्योर मेटल को निकालते हैं, ठीक है। तो ओर क्या होती है, एक तरह से मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें आपके प्योर मेटल भी प्रेजेंट होती है और साथ में इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओर। तो पायरोलुसाइट ओर, इसका फॉर्मूला होता है MnO2, ध्यान रखना। 5 ग्राम ऑफ दिस ओर वर हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। एंड द Cl2 इवॉल्व्ड, रिएक्शन से Cl2 बनेगी, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, Cl2 इवॉल्व्ड, जो Cl2 बाहर निकली, वाज पास्ड थ्रू एन एक्सेस ऑफ Ka सॉल्यूशन, जो Cl2 निकलेगी रिएक्शन से, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, Ka के साथ, ठीक है। उससे बनेगी आपके आयोडीन I2, और वो जो आयोडीन है, आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड दिस ml ऑफ 40 ml ऑफ N/10 हाइपो सॉल्यूशन। क्लियर है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन पायरोलुसाइट। तो परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है MnO2 का इन पायरोलुसाइट। परसेंटेज का जब भी आए तो आप देखिए उसमें आपको मास निकालना है कि MnO2 प्योर उसमें कितना है, क्योंकि प्योर है वही रिएक्शन करेगा। प्योर का मास आ गया, डिवाइड बाय टोटल मास 5 ग्राम कर दोगे, इंटू 100 करोगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो प्योर मास है MnO2, उसका मास आपको निकालना है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है, देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हमने MnO2 की रिएक्शन कराई, ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ। अब हमें पता है MnO2 में अगर हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखें +4 होता है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, Mn+4 से कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और Cl- यहाँ से जाएगा आपके H+Cl- जाएगा आपके Cl2 में, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये तो रिड्यूस हुआ, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, -1 से 0 में चला जाएगा, ठीक है, 0 में। क्लियर। सेकेंड, द Cl2 इवोल्व वाज पास थ्रू एक्सेस Ki सॉल्यूशन। ये जो Cl2 बनी, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, Ki के साथ। अब हमें पता है Ki में I- होता है और K प्लस होता है, I- से कन्वर्ट होगा I2 में, और साथ में बनेगा आपके पास KCl, जो K प्लस और Cl माइनस, मतलब Cl2 0 से कहाँ चला गया, -1 में खुद रिड्यूस हो गया, और आयोडीन को क्या कर दिया, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है, ये सेकंड स्टेप है। द आयोडीन लिबरेटेड, अब यहाँ से जो I2 निकली इज ट्रीटेड इज रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ N/10 हाइपो सॉल्यूशन। ये रिएक्शन करिए किसके साथ, आपके हाइपो के साथ, दैट इज Na2H2O3 2-, रिएक्शन होके क्या बनेगा आपके पास, I- प्लस H4O6 2-। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इसका हमें कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, 40 ml N/10 कॉन्सेंट्रेशन का। अब देखिए पहले क्वेश्चंस में 2 ही रिएक्शंस आती थी, हम इक्वल कर देते। अब आपके पास 1 2 3 3 रिएक्शन है, लेकिन तरीका सेम है। जो आपकी कॉमन स्पीसीज है उसका एन फैक्टर चेक कर लीजिए, अगर सेम है तो आप आपस में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ I2, यहाँ I2, हम यहाँ से कह सकते हैं कि MnO2 के जो इक्विवेलेंट होंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, Cl2 के, और Cl2 का इक्विवेलेंट होगा किसके, I2 के। अब दोनों में Cl2 अगर हम देख लेते हैं एन फैक्टर सेम है, तब ऐसा होगा। चेक कर लेते हैं इसका एन फैक्टर। Cl2 0 से गया -1, 1 का चेंज, 1 × 2 दैट इज 2, एन फैक्टर 2 है। 0 से गया -1 में 1 का चेंज इंटू 2, एन फैक्टर 2 है। मतलब यहाँ दोनों में एन फैक्टर क्या है, सेम है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि MnO2 के इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे, I2 के इक्विवेलेंट इसके। अब यहाँ I2 और यहाँ I2 का एन फैक्टर चेक कीजिए। जीरो से गया -1, 1 का चेंज, 1 × 2 दैट इज 2। 0 से -1, 1 का चेंज, 1 × 2 दैट इज 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों का एन फैक्टर सेम है, तो इसके जो इक्विवेलेंट होंगे वो इसके इक्विवेलेंट होंगे सेम, और इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे।
तो डायरेक्ट हम इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यही खूबसूरती होती है किसकी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, कि आपको क्वेश्चंस एक लाइन में सॉल्व करना पड़ जाता है। अभी यही मोल कॉन्सेप्ट से आपको करना पड़ता है, तो आप रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं, इसके मोल से इसके इतने मोल बनेंगे, फिर इतने मोल इसके इसके, इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। जबकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, केवल देखा एन फैक्टर सेम है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। क्लियर है। चलिए, MnO2 मास आपको निकालना है, क्योंकि प्योर जो मास होगा वही रिएक्शन करेगा। मास अपॉन मोलर मास, Mn होता है 55 प्लस 32 दैट इज 87, तो मोलर मास हो गया 87 इंटू एन फैक्टर कितना है MnO2 का, प्लस 4 से गया प्लस 2 में कितने का चेंज, 2 का, एन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपो के लिए क्या दिया है, वॉल्यूम 40। अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मिले हैं, यहाँ ml में लोगे तो क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट। तो क्या करो, इसको डिवाइड करो 1000 से, तो क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इंटू नॉर्मेलिटी 1/10। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो 87 W इक्वल टू 87 इंटू 2 दैट इज 417 डिवाइड बाई 1000, तो W आ जाएगा आपके पास 0.174 ग्राम। मतलब आपके पास जो प्योर MnO2 है वो 5 ग्राम की जगह कितना है, 0.174 ग्राम में। ठीक है, परसेंटेज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज 0.174 डिवाइड बाई टोटल 5 इंटू 100, 5 से जाएगा ये 20 टाइम्स। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही ऐसे लिख लीजिए 100 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, परसेंटेज अगर हम देखें तो इसको अगर 100, ये आएगा आपके 17.4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, कितना बचेगा, ऐसा करते हैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 34.8 डिवाइड बाई 10, यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा आपके पास 3.48%। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि आपका आंसर कितना आ रहा है, अराउंड 3.48%। क्लियर है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। पहले 2 स्टेप होती थी, अब 3 कर दी, लेकिन आपको वही कॉन्सेप्ट काम में लेना है। 1 को कनेक्ट किया 3 के साथ, सॉल्यूशन खत्म। क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोलता हूँ, देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम KiO3 जिसका मोलर मास दिया है 214। ठीक है, वाज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ Ki, मतलब ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl मतलब एसिडिक मीडियम है। ठीक है, दी लिबरेटेड I2, मतलब इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो I2 लिबरेट होगी। ठीक है, और दिस लिबरेटेड I2 कंज्यूम दिस ml दैट इज 45 ml ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, वो कंज्यूम करेगी। आपको कैलकुलेट करनी है मोलरिटी हाइपो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है हमें। देखिए KiO3 रिएक्शन करता है किसके साथ, Ki दैट इज I- के साथ, और I2 लिबरेट होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। ठीक है, यहाँ अगर हम आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें +5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, इसका मतलब है किस टाइप की रिएक्शन है। अगर ये इस टाइप की होती, यहाँ से I2 से I- और IO3- बनता, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, जहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन ये क्या है, रिवर्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन, उस टाइप की ये रिएक्शन है। ठीक है, चलिए फिलहाल उसका यहाँ कोई यूज़ आने वाला है नहीं टाइप का, बट ये पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये,
सेकंड चीज़, ये जो I2 है कंज्यूम करती है हाइपो, दैट इज H2O3 2- के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। I2I- में क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और H2 हाइपो आपकी H4O6 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर है। चलिए अब हम इतनी देर तक क्या कर रहे थे, इसको और इसको क्या कर रहे थे, इक्विलेट कर रहे थे, क्योंकि इसके इक्विलेंट बराबर इसके इक्विलेंट और इसके इक्विलेंट बराबर इसके इक्विलेंट। ठीक है, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करनी है, बस हमें चेक करना है कि यहाँ एन फैक्टर और यहाँ एन फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है। चलिए अगर हम यहाँ एन फैक्टर की कैलकुलेशन करें तो 0 से गया 1 में, कितने का चेंज, 1, 1 इंटू 2, 2 आयोडीन दैट इज 2। 0 से गया +5, कितने का चेंज, 5, 5 इंटू 2 आयोडीन दैट इज 10। तो इसके लिए एन फैक्टर 2 है, इसके लिए एन फैक्टर 10 है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में हम कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, n1 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, आपको पता ही होगा, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, कितनी आएगी, 20/12 दैट इज 5/3। एन फैक्टर यहाँ I2 का, यहाँ I2 का एन फैक्टर चेक करते हैं। 0 से गया -1, कितने का चेंज, 1 का चेंज, इंटू 2 दैट इज 2, मतलब यहाँ एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट इनको रिलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब हम कैसे सोल्व करें, तो अब भैया हम इसको सोल्व करेंगे मोल से। कैसे, मोल से, कि यहाँ जो I2 के मोल्स बनेंगे वही I2 के मोल्स तो यहाँ रिएक्ट करेंगे। द लिबरेटेड I2 कंज्यूम दिस ml ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, मतलब जितनी I2 यहाँ मिली अपने को, वही I2 ने क्या किया, यहाँ हाइपो के साथ रिएक्शन की, मतलब दोनों के मोल्स क्या है, सेम है। अब हम डील करेंगे मोल्स के साथ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एन फैक्टर आपका सेम नहीं हो तब हमें किसके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, मोल्स के साथ, क्योंकि मोल्स उस टाइम आपके सेम होंगे। क्लियर है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब तक हम सेम कर रहे थे, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ पे आपके एन फैक्टर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। चलिए फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं स्टेप 1। इसके लिए मैं कह सकता हूँ स्टेप 1 के लिए इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप के लिए लिख रहा हूँ, मैं लिख तो सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ KiO3। KiO3 के लिए आपको मास दिया है, तो मास अपॉन मोलर मास 214 इंटू इसका एन फैक्टर +5 से जाएगा 0 में, कितने का चेंज, 5 का चेंज, तो एन फैक्टर हो गया 5, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। I2 के लिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इससे हम निकालेंगे मोल्स, मोल्स ऑफ I2, डायरेक्ट लिखते हैं मोल्स ऑफ I2 इंटू जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको, इसका एन फैक्टर कितना है, 5/3। क्लियर है। चलिए तो इसको अब सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और मोल्स आ जाएंगे I2 के 0.3 डिवाइड बाई 214। अब ये जो मोल्स हैं वही आपके यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। बिल्कुल सही है। तो स्टेप 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेप 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। यहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स जो हमने यहाँ से निकाले इनटू इसका एन फैक्टर कितना है 2, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो 45 ml। अब ml में लिया है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लीटर में, तो डिवाइड बाई 1000 इनटू मोलरिटी निकाली ना, तो मोलरिटी इनटू उसका एन फैक्टर कितना है, हाइपो का एन फैक्टर कितना होता है 1, याद कर लीजिए 1 होता है। ठीक है, मोल्स हमें पता है कितने दिए, 0.3, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 0.3 डिवाइड बाई 214। अब क्या करना है, सोल्व करना है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके जो आज जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना।
आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा इसका अराउंड 0.3 डिवाइड बाई 214 इंटू 2 0.062 मोलर। ठीक है ना, जो भी इससे आंसर आएगा वही रहेगा, लगभग यही आना चाहिए। क्लियर है, बाकी इससे जो आएगा वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी को। ठीक है, तो डिफरेंट केस था क्योंकि हर बार हम सेम केस ले रहे थे, इस बार मैंने डिफरेंट केस लिया जहाँ पर एन फैक्टर सेम होते थे। अगर इस बार भी सेम होते तो हम डायरेक्ट इसको इक्वलेट कर लेते हैं। इस बार एन फैक्टर सेम नहीं थे तो पहले हमने इसके मोल्स निकाल लिए, फिर उन मोल्स को यहाँ पे काम में लिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले में हमने मोल्स काम में ले लिए। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। नाम से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। किस टाइप की टाइट्रेशन है, रेडॉक्स है, एसिड बेस है, आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक, उससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है, और जब मल्टीपल स्टेप वाली हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि एन फैक्टर सेम है या नहीं है। ठीक है, वैसे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी हो तो मैंने एक केस करवा दिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन भी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।